मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ आयुषी सिंह की लिखी हुई कहानी हॉन्टेड बॉयज हॉस्टल। वह कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित एमबीए कॉलेज के बॉयज हॉस्टल की छत पर 4 दोस्त बैठे थे और उनके हाथ में एक एक एपी फिज की बोतल थी। मगर उनके हाव भाव से लग रहा था शायद उस एपी फिज की बोतल में शराब भी थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट हैं। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल की छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीत ने विनोद को देखते हुए कहा। हाँ भाई, जब जिंदगी पूरी तरह निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है। देवेश ने विनोद और रजनीत के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर सालों, क्या हम वह सब कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा। साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना क्या जरूरी है? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल दिया जाने कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा। वह बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते, रजत ने कहा। अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क में लगी रोड लाइट ही थी जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मगर अचानक वह भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घिर घिर की आवाजें आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, नीचे चलते हैं। रजत की बातें सुनने से बेहतर है सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएं, देवेश ने कहा। इसके बाद वह चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गई। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला सा साया नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लोरी आंखें चमक रही थी और अगले ही पल वो गायब हो गया। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहाँ फिर दोनों ओर 6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम व दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक के आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीत का कमरा दूसरे नंबर का था। उसके सामने वाला कमरा विनोद और रजत का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहाँ शमशान से भी अधिक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। रजनीत और विनोद अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे और उनके ही बगल वाले कमरे में रजत और देवेश घोड़े बेच कर सोए हुए थे। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह ही अब गलियारे में लगा बल्ब भी ऑन ऑफ होने लगा। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फपक फपक कर रोने की आवाज़ गूंजने लगी। रजनीत की आंखें खुली और नींद में ही एक भद्दी सी गाली देते हुआ बोला, कौन साला बहन लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय? और वह नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, बल्ब अभी भी जल बुझ रहा था। रजनीत ने पूरा 2य मंजिल छान मारा, मगर कोई नहीं मिला। वो थक कर वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज़ और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीत को वो आवाज़ बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस बार वह थोड़ा सा सपका गया और मगर डरा नहीं। उसने सोचा, जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वह अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूर रहा है और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड की लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वे आंखें धीरे धीरे रजनीत के
करीब आ रही थी और करीब आती गई। काका कौन? रजनीत उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह साया वही है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ, उस काले साये ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा। ना 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीत उस साये को मारने के लिए पलटा, मगर उसने रजनीत को दूर से धक्का दिया और अपने बाई लगे वॉशबेन को काटकर उसके सर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। वह साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो गया था। उधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था। जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था, उसे देखकर कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बेमुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि रजनीत के साथ बैठकर वे बीती रात अपने आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे। वही रात रजनीत की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रह कर रजनीत की डरावनी लाश याद आ रही थी। जैसे तैसे आंखें मूंद कर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वह आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान न था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाजा खोल। वह आवाज अपनी लचक होकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश के कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसकी समझ में आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो आगंतुक कौन था। खोल दरवाजा। वही भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। जय 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 तू? देवेश का डरा हुआ स्वर निकला। हाँ मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में कुछ ताकत नहीं थी तुम सबको जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में ताकत भी है और शक्ति भी। अब बदला मैं लूंगा, उस साये ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मामा मुझे छोड़ दे जय, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, जाने दे ना भाई। जय प्लीज मुझे छोड़ दे। देवेश गिड़गिड़ाता हुआ जय के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, तुमने छोड़ा था मुझे? जय ने गुस्से में गरजते हुए कहा। वह अब भी एक साये के रूप में ही था। उस धूप अंधेरी में सिर्फ उसकी बिल्लोरी आंखें ही चमक रही थी। जय जय मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया। दूसरा सिरा पंखे में जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया, उसकी जीभ बाहर लटक गई और गर्दन एक और मुड़ गई। जय जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाजा वापस अपनी जगह पर लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया। और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सब सन्न रह गई। देवेश की लाश पंखे में लटकी हुई थी और उसमें सफेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। अब पूरे हॉस्टल में दहशत फैल चुकी थी। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो एक एक करके हॉस्टल के लड़कों की जान ले रहा है। इससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों? सारा दोस्तों में से अब रजत और विनोद ही बचे थे। देवेश के गले में लटके हुए उस गुलाबी पट्टे को देखकर रजत और विनोद को कुछ अंदेशा होने लगा था कि वह कौन है जिसने देवेश और रजनीत दोनों की जान ली। भाई मुझे लगता है जय वापस आ गया है, रजत ने कहा। तू तू चुप हो जा रजत,
बिना बात की बात मत कर, विनोद ने डर और गुस्से के मिले जुले भावों से कहा। मैं सच कह रहा हूँ विनोद, तुझे याद नहीं वो गुलाबी दुपट्टा? वह दुपट्टा अंतिम समय में जय के पास था। ये कहते हुए रजत का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमने उसे नहीं मारा, विनोद ने चिल्लाते हुए कहा। तेरे चिल्लाने से सच नहीं बदल जाता। हाँ, मान लेता हूँ कि हमने उसे नहीं मारा, मगर उसके मरने की वजह तो हम ही थे, रजत ने विनोद को हिकारत से देखते हुए कहा। मैंने कहा ना साले, चुप हो जा, कहते हुए विनोद ने रजत को एक मुक्का मार दिया। रजत जमीन पर गिर पड़ा था और वो अलमारी से अपनी शराब की बोतल निकालकर गुस्से में हॉस्टल की छत पर चला गया। अकेला मत जा विनोद, रजत ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, मगर तब तक विनोद ने जोर से दरवाजा बंद करके जा चुका था। रजत ने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, मगर वह अपने कमरे में ही बंद हो चुका था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। दूसरी ओर विनोद गुस्से में शराब पीता जा रहा था और सीढ़ियां चढ़ते हुआ जय को भद्दी गाली देता हुआ जा रहा था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए विनोद को लगा कि पानी की टंकी के पास कोई है, मगर उधर झांक कर देखने पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वह आगे की ओर बढ़ गया और सामने लगी रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे देखने लगा। सामने लगी रोड लाइट के तारों पर पैर लटकाए बैठे जय के साए पर उसकी नजर पड़ते ही वो डर के मारे खुद ही पीछे की ओर गिर पड़ा। शराब की बोतल उसके हाथ से छूट कर जमीन पर गिर गई, जिससे बहती हुई शराब की आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। विनोद के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह छत के फर्श पर गिरा हुआ केवल पीछे की ओर रेंगते रेंगते जा रहा था। सामने की रोड लाइट के तार पर बैठा जय का साया उससे ऐसे 10 हाथ के में देखकर जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। विनोद पीछे रखी पानी की टंकी से सटकर रुक गया। अब वो और पीछे नहीं जा सकता था और आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तारों पर बैठा जय का साया अगले ही पल विनोद के सामने आकर खड़ा हो गया। अब वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखों में गहरा काजल, माथे पर बड़ी सी बिंदी और होठों पर गहरी गुलाबी लिपस्टिक लगी हुई थी। वो एक गुलाबी रंग का सूट पहने हुए था और उसके गले में पड़े हुए गुलाबी दुपट्टे पर बीती रात मरे हुए दिवेश के खून के कुछ छींटे थे। जय के इस रूप को देखकर विनोद का डर से बुरा हाल था। उस अपने सिर की नसें फटकती हुई लग रही थी। डर क्यों रहा है विनोद? मेरा ये रूप तो तुम लोगों को बहुत पसंद था ना, तो आज क्यों डर रहा है? इतना कहते हुए जय आगे बढ़ा और विनोद की कॉलर पकड़ ली। विनोद की कंपकपी छूट रही थी, मगर बचने का कोई रास्ता नहीं था। मामा मुझे छोड़ दे जय, हम लोगों ने वह सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने देना जय, मुझे जय प्लीज मुझे छोड़ दे। देख कर तू तो दो को मार चुका है, मुझे छोड़ दे जय, प्लीज जय। विनोद भी बिल्कुल देवेश की तरह जय के सामने गिड़गिड़ाने लगा। नहीं विनोद, कभी नहीं। मेरे भी कुछ सपने थे अपने भविष्य को लेकर, मगर तुम शहरों की वजह से बर्बाद हो गई। तुम कहता है ना मैं तुझे छोड़ दूं, कभी नहीं विनोद, कभी नहीं। दहाड़ते हुए जय ने विनोद को छत के नीचे फेंक दिया। विनोद नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और उसके चेहरा और खून ही खून था। इधर रजत अब भी अपने कमरे में कैद था और मदद के लिए पुकार रहा था, मगर बाहर जैसे कोई उसे सुन ही नहीं रहा हो। वह रात बीत गई। अगली सुबह अब सबने विनोद की लाश देखी। अब रजत को यकीन था कि वह जय ही है जो सबको मार रहा है। सब ने उस अपनी मौत का बदला ले रहा है और वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। 2 दिन आराम से ही बीत गए। वो उस सुबह उस सब के प्लेसमेंट होने थे। रजत भी थोड़ा खुश था कि वो बच गया है और अब प्लेसमेंट मिलते ही वो इस जगह से, इस हॉस्टल से दूर चला जाएगा जहाँ जय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह सुबह सुबह प्लेसमेंट में जाने के लिए तैयार हो रहा था। आईने के आगे वो अपने बाल संवार ही रहा था कि उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहा। अचानक से एक बिंदी का पैकेट उसके सामने आया और न चाहते हुए भी एक बिंदी अपने माथे पर लगानी पड़ी। जो कपड़े उसने पहने थे उन्हें खुद ही उतार कर एक सूट में पहन चुका था।
आंखों में गहरा काजल, होठों में गहरी लिपस्टिक लगाकर वो अपने कमरे से बाहर निकला तो सब उसको देखकर हंस रहे थे। वो कहीं भाग जाना चाहता था मगर उसका खुद पर कोई काबू नहीं रह गया था। वह लड़खड़ाती मगर एक लचक भरी साल के साथ हॉस्टल की छत पर चला गया और उसके पीछे पीछे बाकी लड़के भी जाने लगे जो उसकी हर इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ऊपर जाकर और एंटरटेनमेंट होने वाला है। अब जब रजत ऊपर पहुंचा तो जय उसके सामने खड़ा था। न सिर्फ जय बल्कि वे सभी लड़के जो ऊपर आए थे वे सब जय को देख पा रहे थे। तू तो बहुत पहले ही डरते डरते अपनी मौत का इंतजार कर रहा था रजत, आज मैं तुझे उससे मिलवा ही देता हूँ, जय ने मुस्कुराते हुए गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। नहीं जय, मुझे छोड़ दे, रजत ने कहा। इस बीच वो हॉस्टल के बाकी लड़के कभी जय को देखते तो कभी जय रजत को देखते। कभी मैं भी इसी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, मुझे जाने दिया था तुम लोगों ने, मुझे छोड़ा था क्या तुम लोगों ने? नहीं नहीं, गलती क्या थी मेरी, बस यही कि तुम जो लोगों जैसा नहीं था। अगर मैं एक समलैंगिक था तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी यहाँ कुछ सपने ही लेकर आया था मगर तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाकर धीरे धीरे हर सपने को तोड़ दिया। मैं जीना चाहता था मगर तुम चारों के अंदर ही अंदर तुम मुझे मार रहे थे। अरे मुझे गर्व था अपने समलैंगिक होने पर भी, कम से कम तुम लोगों की तरह किसी लड़की के साथ जबरदस्त करने की कोशिश तो नहीं की थी। तुम जैसे लोग किसी को भी सुकून से नहीं रहने दे सकते। उस दिन भी मैं अपने रास्ते जा रहा था मगर वहाँ भी तुम लोगों ने अपनी टांग अड़ा दी, मेरा मजाक उड़ाया, सो उड़ाया, मुझे जबरदस्ती अपने कपड़े पहनाए, वो काजल में बिंदी लिपस्टिक लगाकर तुम सब बहुत खुश हो रहे हो ना। अरे इतने से भी जिंदा रह जाता मैं मगर तुम लोगों ने मेरा वीडियो बनाया, उसे वायरल किया, रास्ता ही क्या था मेरे पास सिवाय आत्महत्या के। जय की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे, सब स्तब्ध थे। शायद उसकी आत्महत्या की असली वजह बाकी सबको पता चली थी। जय, मैंने तुझे नहीं मारा, मुझे जाने दे जय, रजत ने हाथ जोड़कर कहा। क्यों जय? रजत, फिर कभी कोई जय तुझे टकरा जाए तो तुम उसे भी मेरी तरह मरने को विवश कर दे। अब मैं भी किसी और जय को मारने के लिए तुझे जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जय ने रजत को अंदर प्रवेश किया और जाकर रोड लाइट से उसका सिर मार दिया। एक जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो चुका था। रजत मर चुका था, ठीक वैसे ही जय की लाश मिली थी सबको रोड लाइट में उलझी हुई। उसके बाद हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।